अब हम द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 5 सीन 1 में बेलमोंट के बाहर वाले रास्ते पर आ गए हैं, पोर्टिया के घर की तरफ जाने वाली एवेन्यू में। इस सीन में हमें लोरेंजो और जेसिका रात के चांदनी मौसम में बहुत पोएटिक अंदाज में बातें करते दिखते हैं। A seat 5 C9 बेलमोंट एवेन्यू टू पोर्शिया's हाउस। यहाँ सेटिंग सीधी है। बेलमोंट में पोर्टिया के घर के बाहर वाली एवेन्यू यानी घर तक जाने वाला बागीचा नुमा रास्ता। आसान तस्वुर ये है कि आगे घर, बाहर खुला रास्ता और रात का सुकून। एंटर लोरेंजो एंड जेसिका। लोरेंजो और जेसिका दाखिल हो रहे हैं। लोरेंजो हम जानते हैं कि ये बसानियों का दोस्त है और अब जेसिका का शोहर भी। जेसिका शाइलॉक की बेटी है और अब वह लोरेंजो के साथ बेलमोंट में है, यानी घर बदल चुका है और जिंदगी भी। लोरेंजो। The moon shines bright in such a night as this, when the sweet wind did gently kiss the trees, and they did make no noise in such a night. Troilus methinks mounted the Trojan walls, and sighed his soul toward the Grecian tents, where Cressid lay that night. अब हम देखते हैं लोरेंजो रात की खूबसूरती को सेट कर रहा है और उसी फीलिंग में पुरानी लव स्टोरीज की मिसालें दे रहा है। मीथिंग्स का मतलब है मेरे ख्याल में, मैं समझता हूं। साइड हिज सोल यानी वो अपनी गहरी हसरत को सांसों और आहों में निकाल रहा था। ग्रीशियन टेंट्स यानी यूनानी लश्कर के खैमे, जहां ट्रोइलस की महबूबा क्रेसाइड उस रात लेटी हुई थी। अब ट्रोइलस और क्रेसिड की कहानी, जिसकी तरफ इशारा है, वो थोड़ी सी डिटेल में सुन ले। ट्रोइलस ट्रॉय के बादशाह प्रायम का बेटा था और ट्रोजन वॉर में ट्रॉय वालों की तरफ से था। क्रेसिड का रिश्ता ऐसे फंसा कि वह एक औरत थी जिसे कैद और सूदेबाजी की तरफ ले जाया गया। कहानी में उनकी मोहब्बत स्ट्रांग है, लेकिन वह जुदा हो जाते हैं और क्रेसाइड यूनानी कीम्प में चली जाती है। आगे उसे डियोमिडीज के साथ जुड़ा हुआ भी दिखाया जाता है, इसलिए लोग उसकी वफा पर सवाल उठाते हैं। लोरेंजो का लिंक ये है, इसी चांदनी रात जैसी रात में ट्रोइलस शहर की दीवारों पर चढ़कर दूर यूनानी खेमों की तरफ देख रहा था, जिधर क्रेसिड सो रही थी और वो आहें बहर रहा था। जेसिका। In such a night, did Thisbe fearfully o'ertrip the dew, and saw the lion's shadow ere himself, and ran dismayed away. अब जेसिका उसी पैटर्न में जवाब दे रही है और एक और लव स्टोरी का एल्यूजन लाती है। ओवरट्रिप द ड्यू यानी शबनम पर पांव रखते हुए घबराहट में तेजी से चलना, जिससे शबनम बिखर जाए। कैर का मतलब है पहले, यानी शेर को देखने से पहले उसका साया दिख गया। डिस्मेड यानी सख्त घबराहट में। इसमें थिस्बी और पेरेमस की पूरी कहानी आती है। बेबीलोन में दो नौजवान पायरेमस और थिस्बी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन घर वाले दुश्मन थे। वो दीवार के एक सुराख से चुपके चुपके बातें करते थे। फिर उन्होंने रात को एक कब्र के पास मिलने का प्लान किया। थिस्बी पहले पहुंची, लेकिन वहां एक शेरनी आ गई जिसके मुना पर खून था। थिस्बी डर कर भागी, उसका घोंघट गिर गया। शेरनी ने उसे खून से आलूदा कर दिया। पायरेमस आया, खून लगा घूंघट देखकर समझा थिस्बी मर गई है, उसने खुदकुशी कर ली। थिस्बी वापस आती है, उसकी लाश देखकर वो भी जान दे देती है। जेसिका का लिंक ये है, इसी चांदनी रात जैसी रात में थिस्बी शबनम पर तेजी से चली, पहले शेर का साया देखा और फिर घबरा कर भाग गई। लोरेंजो। In such a night stood Dido with a willow in her hand upon the wild sea banks and waft her love to come again to Carthage. लोरेंजो अब डाइडो की मिसाल लाता है। वाइल्ड सी बैंक्स यानी समुंदर का ऐसा किनारा जहां हवा तेज हो सकती है और लहरें शोर कर सकती हैं। वफ्ट हर लव यानी हवा में अपनी मोहब्बत का इशारा देना, बुलाना कि वापस आ जाओ। टाइट्स और इनियस की कहानी का बैकग्राउंड ये है। टाइडो कार्थेज की मुल्का थी और इनियस ट्रोजन वॉर के बाद भटकता हुआ वहां आ निकला। टाइडो उस पर दिलहार बैठती है, लेकिन इनियस को अपनी मंजिल की तरफ जाना होता है, वह रुक नहीं सकता। जब वो रवाना होता है तो डिआइडियो उसको वापस बुलाने की कोशिश करती है, यानी आखिरी उम्मीद वाला इशारा। फिर वो शिकस्ता दिल होकर अपनी जान ले लेती है। इसीलिए ये ट्रेजिक लव की मिसाल बन गई। लोरेंजो का लिंक, इसी चांदनी रात जैसी रात में डाइडो समुंदर के किनारे खड़ी थी, हाथ में विलो वाला पूदा लेकर, और अपने महबूब को वापस कार्थेज बुलाने का इशारा कर रही थी। जेसिका। In such a night, Medea gathered the enchanted herbs that did renew old Aeson. अब जेसिका मीडिया का एल्यूजन दे रही है। Enchanted herbs यानी जादुई जड़ी बूटियां, मैजिकल पौधे। रिन्यू ओल्ड ईसन यानी बूढ़े ईसान को दोबारा जवानी जैसा तवाना कर देना। मीडिया और जेसन की कहानी में ये बात आती है। जेसन एक हीरो है जिसे गोल्डन फ्लीस लाने का टास्क मिलता है।
मीडिया कोल्चिस के बादशाह की बेटी है, उसके पास मैजिक का इल्म है। वो जेसन की हेल्प करती है, फिर उससे शादी भी करती है। कहानी में मीडिया की जादुई जड़ी बूटियों से एसॉन को जवान बनाने वाली बात फेमस है। एसॉन जेसन का बूढ़ा बाप है। जेसिका का लिंक यही कि इसी चांदनी रात जैसी रात में मीडिया ने वो मैजिकल जड़ी बूटियां जमा की जिनसे एसॉन की जवानी लौट आई। लोरेंजो, in such a night, did Jessica steal from the wealthy Jew? And with an unthrift love did run from Venice, as far as Belmont. अब लोरेंजो अपने और जेसिका के मामले को उसी इन सच अ नाइट के फरीम में ले आता है। वेल्थी जू से मुराद शाइलॉक है, वेनिस में एक मालदार मनी लेंडर और जेसिका का बाप। स्टील यानी चुपके से निकल जाना, दूसरों को बताए बगैर। अनथ्रिफ्ट लव यानी ऐसा आशिक जिसमें थ्रिफ्ट नहीं, यानी पैसों की सूझ बगैर जज्बात में निकल पड़ना। और यहां इशारा लोरेंजो पर भी आता है कि वो बहुत प्रैक्टिकल हिसाब किताब वाला नहीं। सीधी बात, लोरेंजो कह रहा है कि इसी चांदनी रात जैसी रात में जेसिका अपने बाप शाइलॉक के घर से चुपके से निकली और अपने ऐसे आशिक के साथ वेनिस से भागकर बेलमोंट आ गई। जेसिका, in such a night, did young Lorenzo swear he loved her well, stealing her soul with many vows of faith, and ne'er a true one. अब जेसिका हंस मजाक के अंदाज में लोरेंजो को छेड़ रही है। स्वेयर यानी कसमें खाना, वाउज ऑफ फेथ यानी वफादारी के वादे। स्टीलिंग हर सोल यहां लिटरल नहीं, यहां मतलब यह है कि उसने बहुत प्यारी बातों और कस्मों से जेसिका का दिल जीत लिया। नेयर अ ट्रू वन यानी एक भी सच्चा नहीं। और ये लाइन ज्यादातर प्लेफुल एग्जैजरेशन है जिसमें आशिक को हल्का सा तंग किया जाता है। यानी जेसिका कह रही है, इसी रात जैसी रात में यंग लोरेंजो ने बड़े बड़े वादे किए और उन वादों की वजह से मेरा दिल उसकी तरफ चला गया। अब मैं मजाहन कह रही हूं कि वो वादे सच्चे नहीं निकले। लोरेंजो, in such a night, did pretty Jessica, like a little shrew, slander her love and he forgave it her? अब लोरेंजो उल्टा जेसिका पर हल्का सा जोक कर रहा है। श्रू यानी तेज जबान बीवी जो जल्दी जल्दी झगड़ा कर ले। स्लैंडर हर लव यानी अपने आशिक पर इल्जाम लगाना, शक करना, बुरा कह देना। लोरेंजो का मतलब यह है, इसी रात जैसी रात में जेसिका प्यारी सी लेकिन थोड़ी तेज जबान अपने आशिक पर शक कर बैठी और फिर उस आशिक ने उसको माफ कर दिया। जेसिका, I would outnight you did nobody come, but hark I hear the footing of a man. अब जेसिका कहती है मैं तुमसे भी आगे निकल जाऊं और मिसालें दे दूं, लेकिन अब कोई आ रहा है। आउटनाइट यू यानी इस गेम में तुमसे बहुत आगे निकल जाना और रातों की मिसालें देकर जीत जाना। हार्क यानी सुनो, फुटिंग ऑफ अ मैन यानी आदमी के पांव की आहट। सीधी बात जेसिका कहती है, मैं अभी और बातें कर ली थी लेकिन सुनो किसी मर्द के चलने की आहट आ रही है। एंटर स्टेफानो। यहां स्टेफानो दाखिल होता है। स्टेफानो असल में पोर्सिया की साइड से एक मैसेंजर और खादिम है जो खबरें लाता है। लोरेंजो, हु कम सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ द नाइट? लोरेंजो पूछता है, इतनी खामोश रात में इतनी तेजी से कौन आ रहा है? स्टेफानो, अ फ्रेंड। स्टेफानो सीधा कहता है, एक दोस्त। लोरेंजो, अ फ्रेंड, व्हाट फ्रेंड? योर नेम आई प्रे यू फ्रेंड। लोरेंजो जरा अलर्ट है इसलिए नाम पूछता है। आई प्रे यू यानी मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूं, बताओ। स्टेफानो, Stefano is my name, and I bring word. My mistress will before the break of day be here at Belmont. She doth stray about by holy crosses where she kneels and prays for happy wedlock hours. क्या स्टेफानो अपनी खबर देता है और my mistress से मुराद पोर्शिया है यानी घर की मालिका। ब्रेक ऑफ डे यानी सुबह होने से पहले, डॉन से पहले। स्ट्रे अबाउट यानी इधर उधर जाना, रुक रुक कर घूमना। होली क्रॉसेस यानी सलेब के मुकद्दस निशान वाली जगहें जिन पर लोग रुककर दुआ करते हैं। वेडलॉक आवर्स यानी शादीशुदा जिंदगी के दिन और उनकी खुशियों के लिए दुआ। अब हम इस कल्चर पॉइंट को वाज़ेह कर लें। इटली में रास्तों पर और चौराहों पर ऐसी मुकद्दस निशान वाली जगहें होती थीं जहां क्रिश्चियन लोग रुककर दुआ करते थे। इस सीन में इस बात का मकसद ये इंप्रेशन देना है कि पोर्टिया रात में दीनी तौर पर वेनिस से वापसी पर दुआ के लिए रखी थी और सुबह से पहले बेलमोंट वापस आ जाएगी। यानी स्टेफानो कह रहा है, मेरा नाम स्टेफानो है और मैं ये पैगाम लाया हूं कि पोर्टिया सुबह से पहले बेलमोंट आ जाएंगी। वो अभी होली क्रॉसेस पर जाकर दुआ कर रही हैं ताकि इनकी शादी शुदा जिंदगी खुश रहे। लोरेंजो, हु कम्स विथ हर? लोरेंजो पूछता है, उनके साथ कौन आ रहा है? स्टेफानो, नन बट अ होली हर्मिट एंड हर मेड। आई प्रे यू, इज माई मास्टर येट रिटर्न्ड? स्टेफानो कहता है,
सिर्फ एक होली हर्मिट और उनकी मेड। होली हर्मिट यानी दुनिया से अलग रहने वाला दीनी इंसान जैसे राहिब। फिर वो पूछता है माय मास्टर यानी पोर्चिया के शौहर बसानियो वापस आ गए हैं या नहीं, यानी उनके साथ सिर्फ एक दीनी राहिब टाइप इंसान और एक खादिमा है, और मैं पूछ रहा हूं क्या बसानियो वापस आ चुका है। लोरेंजो, he is not, nor we have not heard from him, but go we in, I pray thee, Jessica, and ceremoniously let us prepare some welcome for the mistress of the house. लोरेंजो कहता है बसानियो अभी वापस नहीं आया और हमें उसकी कोई खबर भी नहीं मिली। सेरेमोनियसली यानी बाकायदा तरीके से, दुरुस्त एहतराम और अच्छे अंदाज में, जैसे घर की मालिका की आमद पर तैयारी होनी चाहिए। सीधी बात। लोरेंजो जेसिका को कहता है चलो घर के अंदर चलते हैं और पोर्चिया के लिए बाकायदा वेलकम की तैयारी करते हैं। एग्जाम के लिए आखिरी माइक्रोनोट। इस पूरे हिस्से में रिपीटिशन इन सच अ नाइट एक क्लियर पोएटिक स्ट्रक्चर है जिससे रोमांस और मेमोरी का मूड बन रहा है, और अब स्टेफानो की एंट्री सीधा प्लॉट को आगे धक्का दे रही है कि सब लोग वापस आकर एक ही जगह जमा होने वाले हैं। अचानक अब सीन में लॉन्सलॉट की एंट्री से टून थोड़ी कॉमिक हो जाती है। एंटर लॉन्सलॉट। लॉन्सलॉट अब दाखिल हुआ है, यानी एक नौकर टाइप किरदार आ गया है जिसकी आदत ही शूर मचाना और मजाक करना है। लॉन्सलॉट, 16-16 वो हा हो 16-16 क्या असल में होर्न की आवाज की नकल है, यानी जैसे मैसेंजर अपने आने की आवाज देता है। मतलब लॉन्सलॉट जानबूझकर ड्रामा करके बुला रहा है ताकि अटेंशन मिल जाए। लोरेंजो, हु कॉल्स? लोरेंजो सीधा पूछता है कौन पुकार रहा है। लॉन्सलॉट, सोला डिड यू सी मास्टर लोरेंजो? मास्टर लोरेंजो 16-16। मास्टर यहां एहतराम के साथ बोला गया है, यानी मालिक या साहब। लॉन्सलॉट पूछ रहा है क्या तुम्हें मास्टर लोरेंजो नजर आया, और उसी शौर में बार बार उसी को बुला रहा है। लोरेंजो, लीव हॉलिंग मैन हियर। लीव हॉलिंग यानी चीखना चिल्लाना छोड़ दो। लोरेंजो कहता है बस करो, मैं यहां हूं। लॉन्सलॉट, सोला वेयर? वो उल्टा फिर पूछता है किधर किधर। लोरेंजो, हियर। लोरेंजो दोबारा कहता है यहां। लॉन्सलॉट, tell him there's a post come from my master with his horn full of good news. My master will be here. Air morning. पोस्ट यहां मैसेंजर या कुरियर है जो खबर लेकर आता है। His horn full of good news का सीधा मतलब यह है कि मैसेंजर के हॉर्न की आवाज खुशखबरी है। एयर मॉर्निंग यानी सुबह होने से पहले। मतलब लॉन्सलॉट बता रहा है कि मेरे मालिक की तरफ से मैसेंजर आया है और खबर यह है कि बसानियो सुबह से पहले पहुंच जाएगा। एक्सिट। लॉन्सलॉट अब फौरन चला गया, यानी खबर सुनाकर सीन से निकल गया। लोरेंजो, स्वीट सोल, लेट्स इन, and they expect they're coming. And yet no matter, why should we go in? My friend Stefano, signify, I pray you. Within the house your mistress is at hand. And bring your music forth into the air. Sweet soul एक प्यार भरा एड्रेस है, यानी वो जेसिका को नरमी से बुला रहा है। Expect their coming, यानी उनके आने का इंतजार करना। लोरेंजो पहले कहता है चलो अंदर चलते हैं, फिर फौरन कहता है कोई बात नहीं, अंदर क्यों जाएं? सिग्निफाई यानी ऐलान कर दो, खबर दे दो। योर मिस्ट्रेस से मुराद पोर्चिया है, यानी घर की मालिका। एट हैंड यानी बस करीब है, आने ही वाली है। ब्रिंग योर म्यूजिक फोर्थ इन टू द एयर, यानी म्यूजिशियंस को कहो कि बाहर आकर साज बजाएं। मतलब लोरेंजो स्टेफानो को कहता है घर के अंदर बता दो कि पोर्चिया करीब है और मूसीकी वालों को बाहर बुला लो। एग्जिट स्टेफानो। स्टेफानो अब घर के अंदर पैगाम देने के लिए चला गया। हाउ स्वीट द मूनलाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक। मूनलाइट स्लीप्स में पर्सोनिफिकेशन है, यानी चांदनी को इंसान की तरह सुला हुआ कह रहा है। बैंक यानी घास वाली उभरी हुई जगह जहां बैठा जा सकता है। मतलब लोरेंजो कह रहा है ये चांदनी इस घास वाली जगह पर कितनी पुरसुकून लग रही है। Here will we sit and let the sounds of music creep in our ears. Soft stillness and the night. Creep in our ears यानी आवाज आहिस्ता आहिस्ता कानों में उतरे। सॉफ्ट स्टिलनेस यानी नरमी वाली खामोशी, पूरा सकूत। मतलब हम यहां बैठेंगे और मूसीकी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता हम तक आएगी, क्योंकि रात की खामोशी बड़ी नरमी वाली है। Become the touches of sweet harmony. टचेस यहां मूसीकी के नोट्स हैं, यानी सुर। स्वीट हार्मोनी यानी मीठी मेल वाली मूसीकी। मतलब ऐसी खामोश रात में मूसीकी के सुर बहुत सॉट करते हैं और बहुत खूब लगते हैं। Sit, Jessica. Look how the floor of heaven is thick inlaid with patines of bright gold. Floor of heaven से मुराद आसमान है, जैसे आसमान का फर्श। Thick inlaid यानी बहुत घना सजा हुआ। Patines of bright gold यानी चमकदार सोने की तख्तियों जैसे। इशारा सितारों की तरफ है।
मतलब लोरेंजो जेसिका को कहता है बैठो, आसमान देखो, सितारे ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने की चमकती हुई तख्तियां जड़ी हुई हों. There's not the smallest orb which thou beholdst, but in his motion like an angel sings, still choiring to the young-eyed cherubims, orb यानी आसमानी गोला, यानी सतारा या सैयारा. The beholdst यानी तू देखती है. ये पुराना अंदाज है. In his motion यानी जब वो अपनी राह में हरकत कर रहा होता है. Like an angel sings यानी उसकी हरकत की आवाज को वो फरिश्तों की गायकी जैसा बता रहा है. Choiring the choir के लिए एक सिनोनिम है, यानी मिलकर सुरों में गाना. For young-eyed cherubims यानी वो फरिश्ते जिन्हें तस्वीरों में बच्चों जैसा दिखाया जाता है. मतलब लोरेंजो कहता है तू जितना भी छोटा सितारा देखती है, उसकी हरकत में ऐसी हार्मनी है जैसे फरिश्ता गा रहा हो और वो दूसरे फरिश्तों के साथ मिलकर कोरस में शामिल हो. यहां एक इंपॉर्टेंट कल्चर पॉइंट आता है. शेक्सपियर के जमाने में एक पॉपुलर यकीन था जिसे म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कहते हैं. उस बिलीफ के मुताबिक सितारे और सैयारे जब अपने मदार में चलते हैं तो एक न सुनाई देने वाली मीठी मूसीकी बनती है. लोरेंजो इसी ख्याल को पोएटिक अंदाज में जेसिका को समझा रहा है. Such harmony is in immortal souls, but whilst this muddy vesture of decay doth grossly close it in, we cannot hear it. Immortal souls यानी इंसान की रूह जिसे वो फानी नहीं समझते. Muddy vesture of decay यानी ये मिट्टी वाला जिस्म जो आखिरकार कमजोर होकर खत्म हो जाता है और रूह को जैसे लिबास की तरह ढान पे रखता है. Grossly close it in यानी बहुत दुनियावी तरीके से रूह को बंद करके रख देता है. मतलब लोरेंजो कह रहा है हार्मनी रूह में भी होती है, लेकिन जब तक रूह इस मिट्टी के जिस्म में बंद है हम वो आसमानी हार्मनी सुन नहीं सकते. लोरेंजो की इस पूरी लंबी बात का आसान खुलासा ये है कि रात की खामोशी में मूसीकी बहुत खूब लगती है. वो आसमान के सितारों को एक बाकायदा क्वायर की तरह देख रहा है जिसमें फरिश्तों वाली हार्मनी है. फिर वो कहता है इंसान की रूह में भी इसी तरह की स्वीटनेस हो सकती है, लेकिन जिस्म की वजह से हम उसको महसूस नहीं कर पाते. एंटर म्यूजिशियंस. इसका मतलब है म्यूजिशियंस अब सीन में दाखिल हो गए हैं, यानी साज बजाने वाले आ गए. Come ho and wake Diana with a hymn. With sweetest touches pierce your mistress's ear and draw her home with music. लोरेंजो अब म्यूजिशियंस को आवाज देकर कह रहा है कि आओ और हिम यानी दुआ या गीत से डियाना को जगाओ. डियाना रोमन कहानियों में मून की गॉडेस मानी जाती है, यानी चांद को शायराना अंदाज में डियाना कह दिया गया है. टचेस यहां मूसीकी के नोट्स हैं, यानी साज की हल्की हल्की चोट सुर. पियर्स योर मिस्ट्रेस ईयर यानी अपनी मालिका के कानों तक ऐसी मीठी आवाज पहुंचाओ कि वो अंदर तक उतर जाए. मतलब लोरेंजो कह रहा है मीठी मूसीकी बजाकर पोर्टिया को घर की तरफ खींच लाओ, यानी मूसीकी से वेलकम करो. म्यूजिक. इसका मतलब है अब मूसीकी शुरू हो गई है, यानी म्यूजिशियंस बजाने लग गए. जेसिका. I am never merry when I hear sweet music. जेसिका कहती है जब मैं मीठी मूसीकी सुनती हूं तो मैं मैरी नहीं रहती. नेवर मैरी यानी मैं खुशगप्पियों वाली हालत में नहीं रहती, मेरा मूड सीरियस हो जाता है. मतलब जेसिका कह रही है मूसीकी सुनकर मैं हंसने खेलने के बजाय संजीदा हो जाती हूं. लोरेंजो. The reason is your spirits are attentive. लोरेंजो फौरन वजह बता रहा है. स्पिरिट्स यहां दिल और अंदर की कैफियत है, यानी इंसान का मूड और अंदर वाला जोश. अटेंटिव यानी पूरी तवज्जो से सुनने वाला, फोकस में. मतलब लोरेंजो कहता है तुम इसलिए मैरी नहीं रहती क्योंकि तुम्हारा दिल मूसीकी में पूरी तरह लग जाता है. For do but note a wild and wanton herd, or race of youthful and unhandled colts, fetching mad bounds, bellowing and neighing loud, which is the hot condition of their blood. लोरेंजो अब मिसाल दे रहा है ताकि बात आसान हो. Wild and wanton herd यानी बेकाबू और मस्त जानवरों का रिवट. Youthful and unhandled colts यानी कम उम्र घोड़े जिन्हें अभी तरबियत नहीं मिली और इंसान के काबू में नहीं आए. Fetching mad bounds यानी पागलों की तरह उछलना कूदना. Bellowing यानी जोर जोर से आवाजें निकालना जैसे बील वगैरह. Neighing यानी घोड़े की हिननाहट. Hot condition of their blood यानी जोशी जवानी, गर्म खून, तेजी. मतलब लोरेंजो कहता है तुम सिर्फ इतना नोट करो कि बेकाबू जानवर या जवान बेतरबियत घोड़े जो उछलते कूदते और शूर करते हैं, ये उनके गर्म खून की वजह से होता है. If they but hear perchance a trumpet sound, or any air of music touch their ears, you shall perceive them make a mutual stand. Their savage eyes turn to a modest gaze, by the sweet power of music. Perchance यानी इत्तिफाक से अगर अचानक, air of music यानी दुहन मूसीकी का सुर, make a mutual stand यानी सबका एक साथ रुक जाना.
सैवेज आइज यानी वहशी जैसी बेकाबू नजरें, मॉडेस्ट गेज यानी नर्म काबू वाली शरीफ सी निगाह। मतलब लोरेंजो कहता है अगर वो जानवर या घोड़े अचानक ट्रम्पेट की आवाज या मूसीकी की धुन सुन लें तो तुम देखोगे वो सब एक साथ रुक जाते हैं और उनकी बेकाबू नजरें मूसीकी की मीठी ताकत से नरम हो जाती हैं। Therefore the poet did feign that Orpheus drew trees, stones and floods, since not so stockish, hard and full of rage, but music for the time doth change his nature. Did feign यानी शायर ने एक कहानी घड़ ली, यानी माइट वाला किस्सा बयान किया। ऑर्फियस यूनानी कहानियों में एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन माना जाता है। उसकी कहानी का खलासा ये है कि उसकी साज की धुन इतनी असरदार थी कि जानवर करीब आ जाते और कहानियों में तो दरख्त, पत्थर और पानी तक उसकी तरफ खींचे चले आते। इसको लिटरल सच न समझें। इसका मकसद ये बताना है कि मूसीकी में असर होता है जो सख्त चीजों को भी नरम कर देता है। स्टॉकिश यानी बिल्कुल सुन, जमूद वाला, जिसमें फैलंग ना हो। मतलब लोरेंजो कहता है इसीलिए शायर ने ऑर्फियस की कहानी बनाई कि उसकी मूसीकी से दरख्त, पत्थर और दरिया तक खंच आते थे, क्योंकि कोई चीज इतनी सख्त और गुस्से वाली नहीं कि मूसीकी कुछ देर के लिए उसकी तबीयत बदल न दे। The man that hath no music in himself, nor is not moved with concord of sweet sounds, 40, is fit for treasons, stratagems, and spoils. The motions of his spirit are dull as night, and his affections dark as Erebus. Let no such man be trusted. Mark the music. Concord of sweet sounds, यानी मीठी आवाजों की बाहमी मिलाप वाली मूसीकी यानी हारमोनी। ट्रीजन्स यानी गदारी के काम। स्ट्रैटेजम्स यानी चाले, साजिश वाले प्लान। स्पॉइल्स यानी लौटमार। मोशंस ऑफ हिज स्पिरिट यानी उसके दिल की हरकतें, उसके अंदर की कैफियत। डल एज नाइट यानी रात की तरह सुन, बेजान। एरिबस कदीम यूनानी ख्याल में अंधेरे आलम का नाम है, यानी जहन्नम जैसा गहरा अंधेरा। मतलब लोरेंजो कहता है जिस आदमी के अंदर मूसीकी की समझ ही ना हो या जो मीठी हारमनी से हिलता तक ना हो, वो गुदारी, चालबाजी और लौटमार जैसे कामों के काबिल होता है। उसके अंदर की कैफियत रात की तरह सुन होती है और उसके जज्बात इरिबस की तरह तारीक होते हैं। ऐसे आदमी पर भरोसा मत करो, अब मूसीकी सुनो। लोरेंजो की इस पूरी बात का आसान खुलासा यह है कि मूसीकी इंसान को फोक्स और नर्म कर देती है। हत्ती के जानवर भी उससे काबू में आ जाते हैं। वो ऑर्फियस की कहानी सिर्फ इसलिए लाता है कि म्यूजिक की ताकत जहन में बैठ जाए, और आखिर में वो एक मोरल पॉइंट दे देता है कि जो इंसान हारमोनी से बिल्कुल बेहिस हो, उस पर भरोसा खतरनाक हो सकता है। एग्जाम के लिए आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि ये स्पीच थीमी ऑफ हारमोनी को अखलाकी ऑर्डर के तौर पर पेश करती है और ऑर्फियस और एरिबस के अल्यूजन से बात वेट पकड़ती है। पोर्शिया और नेरिसा की एंट्री होने वाली है। एंटर पोर्शिया एंड नेरिसा। अब पोर्शिया और नेरिसा दाखिल हो रही हैं। पोर्शिया बेलमंट की मालिका है और बासानियों की बीवी। नेरिसा पोर्शिया की करीबी साथी और खादिमा है, जो उसकी बातों में साथ भी देती है और समझ भी रखती है। Portia, that light we see is burning in my hall. How far that little candle throws his beams, so shines a good deed in a naughty world. अब पोर्शिया घर के अंदर से आती हुई रोशनी देखकर बात कर रही है। Throws his beams यानी अपनी किरणें डोर तक पहलाना। Naughty world यानी बुरा और गलत कामों वाला दुनिया का माहौल। मतलब पोर्शिया कहती है वो छोटा सी शम्मा भी दूर तक रोशनी दे देती है, वैसे ही एक अच्छा काम बुरी दुनिया में भी दूर तक नजर आ जाता है। एग्जाम के लिए ये क्लियर इमेजरी और सिमिली है। कैंडल को गुड डीड के साथ जोड़ा गया है। Nerissa, when the moon shone we did not see the candle. निरिसा कहती है जब चांद की रोशनी थी तो हमें शम्मा की रोशनी नजर नहीं आई, यानी चांद की तेज रोशनी में छोटी रोशनी छुप गई। Portia, so doth the greater glory dim the less. A substitute shines brightly as a king. Unto the king be by, and then his state empties itself as doth an inland brook into the main of waters. Music, hark! पोर्शिया उसी पॉइंट को और साफ कर रही है कि बड़ी चीज के सामने छोटी चीज कम नजर आती है। ग्रेटर ग्लोरी डिम द लेस, यानी बड़ी शहरत या बड़ी रोशनी छोटी को दहीमी कर देती है। सब्स्टिट्यूट यानी बादशाह की गैर हाजिरी में नुमाइंदा या नायब। अनटू द किंग बी बाय यानी जब बादशाह खुद मौजूद हो जाए। हिज स्टेट यानी उस नायब की शान और रूब। इनलैंड ब्रुक यानी अंदरूनी मुल्क की छोटी नदी। मैन ऑफ वाटर्स यानी समुंदर या बहुत बड़ा पानी। मतलब पोर्शिया कहती है बादशाह ना हो तो उसका नायब भी बादशाह जैसा चमकता है, लेकिन जब बादशाह आ जाए तो नायब की शान समुंदर में मिलती नदी की तरह खत्म हो जाती है। फिर वो फौरन कहती है म्यूजिक हार्क यानी मूसीकी सुनो। पोर्शिया की इस बात का आसान खुलासा ये है
कि असल चीज आ जाए तो बाकी की रौनक कम हो जाती है और अब वो मौसीकी की तरफ तवज्जो दिला रही है। नरिसा, इट इज योर म्यूजिक मैडम ऑफ द हाउस। नरिसा बताती है ये आपके घर की मौसीकी है मैडम, यानी इनके अपने म्यूजिशियंस बजा रहे हैं। पोर्शिया, नथिंग इज गुड आई सी विदाउट रिस्पेक्ट। मे थिंक्स इट साउंड्स मच स्वीटर देन बाय डे। विदाउट रिस्पेक्ट यानी बगैर मुनासिब मौके और माहौल के। मी थिंक्स यानी मेरे ख्याल में, मतलब पोर्शिया कहती है मैं देखती हूं कि किसी भी चीज का मजा ठीक हालात के बगैर नहीं आता और ये मौसीकी रात में दिन के मुकाबले में ज्यादा मीठी लग रही है। नरिसा, साइलेंस बिस्टोज दैट वर्च्यू ऑन इट मैडम। बिस्टोज यानी दे देना, अता करना। वर्च्यू यानी खास खूबी। मतलब नरिसा कहती है मैडम रात की खामोशी ही मौसीकी को ये खूबी दे रही है। Portia, the crow doth sing as sweetly as the lark. When neither is attended, and I think the nightingale, if she should sing by day, when every goose is cackling, would be thought no better a musician than the wren. अब पोर्शिया कंपैरिजन से समझा रही है कि सुनाने वाला फोक्स न करे तो अच्छी और बुरी आवाज में फर्क कम हो जाता है। अटेंडेड यानी गौर से सुना जाना। कैकलिंग यानी हंस की कैं जैसी शोर वाली आवाजें। फ्रेन एक छोटी चिड़िया है जिसकी आवाज को आमतौर पर खास नहीं माना जाता। मतलब पोर्शिया कहती है जब कोई तवज्जो ही न दे तो कौवा भी लार्क जितना मीठा लगेगा, और अगर बुलबुल दिन में गाए जब हर तरफ शोर हो तो लोग उसे भी रेन से बेहतर नहीं समझेंगे। How many things by season seasoned are to their right praise and true perfection. By season seasoned यानी सही वक़्त और सही हालात के साथ खूब बन जाना। राइट प्रेज यानी जितनी तारीफ की हकदार हूं उतनी तारीफ। ट्रू परफेक्शन यानी असल कमाल। मतलब पोर्शिया कहती है कितनी ही चीजें सही वक़्त और सही माहौल से ही अपनी असल खूबसूरती पकड़ती हैं। पीस हो द मून स्लीप्स विद एंडेमियन एंड वुड नॉट बी अवेक्ड। पीस हो यानी खामोश बस, अवेक्ड यानी जगाया जाना। हमें एंडेमियन का रेफरेंस समझ लें क्योंकि मानी इसी से खुलता है। ये कदीम कहानियों में एक खूबसूरत नौजवान चरवाहा माना जाता है। कहानी में मून गॉडेस उसे पसंद करने लगती है और रात को उसके पास आती है, इसलिए एंडेमियन का नाम मून के साथ रोमेंस की निशानदही बन गया। पोर्शिया का लिंक ये है कि वो शायराना अंदाज में कह रही है चांद जैसे अपने महबूब एंडेमियन के साथ सो रहा है, इसलिए मौसीकी से उसे जगाना नहीं चाहिए। पोर्शिया की इस पूरी लंबी बात का आसान खलासा ये है कि रात की खामोशी मौसीकी को और मीठा कर देती है और किसी भी चीज की कद्र सही वक्त और माहौल से बढ़ती है। और आखिर में वो मून और एंडेमियन वाली शायरी से कहती है कि अब खामोश हो जाओ। म्यूजिक सीसेस, यहां मौसीकी बंद हो जाती है, यानी म्यूजिशियंस रुक जाते हैं और सीन की आवाजें और साफ सुनाई देती हैं। लोरेंजो, दैट इज द वॉइस और आई एम मच डिसीव्ड ऑफ पोर्शिया। लोरेंजो कहता है ये पोर्शिया की आवाज है, वरना मैं बहुत धोखा खा गया हूं। मच डिसीव्ड यानी बुरी तरह गलती में होना। पोर्शिया, he knows me as the blind man knows the cuckoo by the bad voice. पोर्शिया मजाहन कहती है ये मुझे उसी तरह पहचानता है जैसे अंधा आदमी कुकू को आवाज से पहचान लेता है, और वो भी मेरी बुरी आवाज से, यानी वो हंसकर खुद पर जोक कर रही है। लोरेंजो, डियर लेडी वेलकम होम। लोरेंजो सीधा वेलकम करता है कि ऐ प्यारी लेडी खुश आमदीद। पोर्शिया, we have been praying for our husbands' healths, which speed we hope the better for our words. Are they returned? पोर्शिया कहती है हम अपने शौहरों की सेहत के लिए दुआ कर रहे थे। Which speed यानी जिनसे हम उम्मीद करते हैं काम बेहतर हो जाए, नतीजा अच्छा निकले। मतलब हमारी दुआ से उनके मामलात और अच्छे चलें। अब बताओ क्या वो वापस आ गए हैं? Lorenzo, Madam, they are not yet, but there is come a messenger before to signify their coming. लोरेंजो बताता है मैडम वो अभी तक नहीं आए, लेकिन एक मैसेंजर पहले आ गया है जो उनके आने की खबर दे गया है। सिग्निफाई यानी ऐलान करना, बताना। पोर्शिया, go in, Nerissa. Give order to my servants that they take no note at all of our being absent hence. Nor you, Lorenzo, Jessica, nor you. पोर्शिया नेरिसा को कहती है अंदर जाओ और सर्वेंट्स को हुक्म दो कि हमारी गैर हाजिरी का जिक्र बिल्कुल न करें। टेक नो नोट एट ऑल यानी जिक्र ही न करना। एब्सेंट हेंस यानी यहां से गायब रहना, घर से बाहर होना। फिर वो लोरेंजो और जेसिका को भी कहती है तुम लोग भी कुछ न कहना। एग्जाम के लिए ये ड्रामेटिक आयरनी है क्योंकि ऑडियंस जानती है कि पोर्टिया की ये एब्सेंस असल में कोर्ट वाले डिस्गाइज से जुड़ी हुई है। अ टकेट साउंड्स, यहां ट्रम्पेट की एक खास सी आवाज बजती है यानी अराइवल का सिग्नल आता है। लोरेंजो, योर हस्बैंड इज एट हैंड, आई हियर हिज ट्रम्पेट।
वी आर नो टेल टेल्स मैडम, फियर यू नॉट। लोरेंजो कहता है आपका शौहर करीब है, मैं उसका ट्रम्पेट सुन रहा हूं। टेल टेल्स यानी राज खोलने वाले लोग। मतलब हम राज खोलने वाले नहीं हैं, आप बेफिक्र रहें। Portia, this night methinks is but the daylight sick. It looks a little paler. 'Tis a day, such as the day is when the sun is hid. Daylight sick, यानी दिन की रोशनी जैसे बीमार हो, यानी कमजोर फीकी। Sun is hid यानी सूरज छुपा हुआ हो बादलों के पीछे। मतलब पोर्सिया कहती है रात अब ऐसी लग रही है जैसे दिन की रोशनी बीमार हो गई हो, थोड़ी थोड़ी सफेदी आ रही है, यानी सुबह होने वाली है, बिल्कुल वैसे जैसे ऐसा दिन होता है जब सूरज बादलों में छुपा हो। अब हमें साफ पता चल गया कि पोर्टिया सीक्रेसी भी कंट्रोल कर रही है और सीन की फीलिंग भी। और अब ट्रम्पेट के साथ अगले हिस्से में हस्बैंड्स की एंट्री आने वाली है। एंटर बसानियो, एंटोनियो, ग्राचियानो एंड देयर फॉलोअर्स। इसका मतलब है बसानियो, एंटोनियो, ग्राचियानो और उनके साथी अब बेलमंट में दाखिल हो रहे हैं और घर की तरफ आ रहे हैं। बसानियो, we should hold day with the Antipodes, if you would walk in absence of the sun। अब बसानियो पोर्सिया की तारीफ बहुत बड़ी बात से कर रहा है। एंटीपोड्स का मतलब है दुनिया का दूसरा किनारा, यानी जहां हमारी रात हो तो वहां दिन हो। मतलब वो कह रहा है कि अगर तुम सूरज की गैर मौजूदगी में भी बाहर निकलो तो हमारी रात भी दिन जैसी हो जाए, यानी तुम हमारी सन हो। Portia, let me give light, but let me not be light, for a light wife doth make a heavy husband। And never be Bassanio so for me, but God sort all, you are welcome home, my lord। यहां पोर्टिया लफ्ज लाइट पर पुन कर रही है। पहला लाइट यानी रोशनी देना, दूसरा लाइट यानी चलबुली और बच्चलान यानी किरदार में हल्की। मतलब पोर्सिया कहती है हाँ हम रोशनी देंगे, लेकिन हम किरदार में हल्के नहीं होंगे, क्योंकि हल्की बीवी शोहर को हेवी कर देती है, यानी उसको परेशान और गमगीन कर देती है। फिर वो कहती है खुदा सब ठीक करे और आप खुश आमदीद मेरे शोहर। Bassanio, I thank you, madam. Give welcome to my friend. This is the man. This is Antonio, to whom I am so infinitely bound। Bassanio पोर्सिया को शुक्रिया करके एंटोनियो का तारुफ करा रहा है। इन्फिनिटली बाउंड यानी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार, और इस प्ले में बाउंड का रिश्ता बॉन्ड से भी जुड़ता है। मतलब ये एंटोनियो है जिसका मैं बहुत बहुत एहसानमंद हूं। Portia, you should in all sense be much bound to him, for as I hear he was much bound for you। पोर्सिया बाउंड को वर्ड प्ले की तरफ ले जाती है। पहला बाउंड यानी एहसानमंद होना, दूसरा बाउंड यानी बॉन्ड में बंधा हुआ, यानी कानूनी बंधन। मतलब हाँ, तुम्हें इसके बड़े एहसान में होना चाहिए, क्योंकि सुना है ये तुम्हारे लिए बॉन्ड में भी फंस गया था। Antonio, no more than I am well acquitted of। Well acquitted of यानी अब उस मामले से बखूबी निकल आया हूं, अब मेरी जान छोड़ गई है। मतलब उस बॉन्ड की बात अब खत्म है, मैं अब उससे निकल चुका हूं। Portia, sir, you are very welcome to our house। It must appear in other ways than words, therefore I scant this breathing courtesy। पोर्सिया कहती है आप खुश आमदीद। Scant this breathing courtesy यानी मैं खाली सांसों वाली कोर्टिसी को छोटा करती हूं, यानी लंबी लंबी फॉर्मल बातें नहीं करती। मतलब आपका वेलकम सिर्फ लफ्जों से नहीं और तरीकों से भी होगा, इसलिए मैं बस थोड़ा सा बोल रही हूं। Gratiano, to Nerissa, by yonder moon I swear you do me wrong। In faith I gave it to the judge's clerk। Would he were guilt that had it for my part, since you do take it love so much at heart। हमें अचानक ग्राटियानो और नेरिसा का झगड़ा शुरू हो जाता है और टोन तेजी से कॉमेडी में चला जाता है। जजेस क्लर्क यानी जज का क्लर्क, यानी अदालत में काम करने वाला। टेक इट एट हार्ट यानी दिल पर ले लेना, बहुत ज्यादा गम करना। वुड ही वर गिल्ट एक क्रूड बद्दुआ है। गिल्ट यानी जिसके पास रिंग गई उसे खुस्सी कर दिया जाए। यहां ग्राटियानो गुस्से और बेवकूफी में ये बक रहा है, और शेक्सपियर के दौर की रफ कॉमेडी भी यही है। मतलब वो कह रहा है तुम मुझे गलत कह रही हो, कसम से मैंने रिंग जज के क्लर्क को दी, और जिसने ली काश वो खुस्सी हो, क्योंकि तुम इस बात को बहुत दिल पर ले रही हो। Portia, a quarrel how already, what's the matter। पोर्सिया फौरन नोटिस करती है कि शादी के फौरन बाद झगड़ा। मतलब अरे अभी से झगड़ा, बात क्या है। Gratiano, about a hoop of gold, a paltry ring, that she did give me, whose posy was, for all the world like Cutler's poetry। Upon a knife, love me and leave me not। Hoop of gold यानी सोने का गोल हल्का, यानी रिंग। paltry यानी छोटी सी हकीर सी, मगर वो तंजिया बोल रहा है। पोसी यानी रिंग पर लिखा हुआ मोटो। Cutler's poetry
यानी चाकू वगैरह बनाने वालों के चाकुओं पर भी अक्सर छोटे छोटे जुमले लिखे होते थे। वो उनकी पोएट्री जैसा तना है। मतलब झगड़ा एक सोने की रिंग पर है जो नेरिसा ने दी थी और उस पर लिखा था लव मी एंड लीव मी नॉट। नेरिसा, what talk you of the posy or the value? You swore to me when I did give it you that you would wear it till your hour of death, and that it should lie with you in your grave. Though not for me, yet for your vehement oaths, you should have been respective and have kept it. Gave it a judge's clerk, no God's my judge. The clerk will ne'er wear hair on's face that had it. नेरिसा सीधी बात पर आती है। Vehement oaths यानी बहुत जोरदार कस्में। Respective यानी ख्याल रखने वाला, एहतराम से वायदा निभाने वाला। वेयर हेयर ऑन्स फेस यानी दाढ़ी मूंछाना यानी मर्द होना। मतलब नेरिसा कहती है मैं पोजी या कीमत की बात नहीं कर रही। तुमने कसम खाई थी कि वो रिंग जो मैंने तुम्हें दी थी तुम वो मौत तक पहनोगे, कब्र तक साथ रहेगी। तुमको अपनी कसमों की वजह से भी इसकी हिफाजत करनी थी। जज के क्लर्क को दी? नहीं, मैं खुदा को जज बनाती हूं। जिसने वो रिंग ली वो क्लर्क अपनी शक्ल पर बाल ही नहीं उगा सकेगा। यानी वो मर्द नहीं था, यानी एक तरह से वो कह रही है कि ग्रेटियानो ने वो रिंग किसी औरत को दी है। ग्रेटियानो, ही विल एंड इफ ही लिव टू बी अ मैन। एन इफ यानी इफ, मतलब ग्रेटियानो कहता है बाल आ जाएंगे अगर वो जिंदा रहा और मर्द बन गया। नेरिसा, आई इफ अ वुमन लिव टू बी अ मैन। नेरिसा तंज कर रही है। मतलब हाँ, अगर कोई औरत जिंदा रहकर मर्द बन जाए तो फिर। ग्रेटियानो, now by this hand I gave it to a youth, a kind of boy, a little scrubbed boy, no higher than thyself, the judge's clerk, a prating boy that begged it as a fee. I could not for my heart deny it him. Scrubbed boy यानी छोटा सा कमजोर सा लड़का, prating यानी बहुत बोलने वाला, as a fee यानी अपनी मजदूरी के तौर पर। I could not for my heart deny it him यानी दिल ने इनकार नहीं करने दिया। मतलब वो कहता है मैंने रिंग एक नौजवान को दी जो तुम्हारे कद के आसपास था, जज का क्लर्क, बहुत बोलने वाला। उसने फी के तौर पर मांगी और मैं दिल से इनकार न कर सका। Portia, you were to blame, I must be plain with you, to part so slightly with your wife's first gift, a thing stuck on with oaths upon your finger, and so riveted with faith unto your flesh. अरे पोर्सिया अपना जजमेंट दे रही है और घर की मालिका की तरफ से मोरल टोन आ जाता है। टू ब्लेम यानी तुम गलत हो। पार्ट सो स्लाइटली यानी इतनी आसानी से अलग कर देना। रिवेटेड विथ फेथ अनटू योर फ्लैश यानी वफादारी की कस्मों से गविया तुम्हारे जिस्म से जुड़ी हुई चीज थी। मतलब पोर्शिया कहती है मैं साफ बात करूंगी, तुम्हारा रिंग दे देना गलत था क्योंकि यह तुम्हारी बीवी का पहला तहफा था जो कस्मों के साथ तुम्हारी उंगली पर पहनाया गया था। I gave my love a ring and made him swear never to part with it, and here he stands. I dare be sworn for him he would not leave it, nor pluck it from his finger for the wealth that the world masters. My love, यानी मेरा महबूब शौहर यानी बासानियो, for the wealth that the world masters, यानी दुनिया की सारी दौलत के बदले में भी। मतलब पोर्सिया कहती है मैंने भी अपने शौहर को रिंग दी है, उससे कसम ली है और वो यहीं खड़ा है। मैं कसम से कह सकती हूं कि वो दुनिया की सारी दौलत के बदले में भी इसे न छोड़ेगा। Now in faith, Gratiano, you give your wife too unkind a cause of grief. And 'twere to me I should be mad at it. Unkind यानी जालमाना, बेरहमाना, cause of grief यानी गम की वजह। मतलब पोर्शिया कहती है ग्रेसियानो, तुमने अपनी बीवी को गम की बहुत बुरी वजह दी है और अगर ये मेरे साथ होता तो मैं पागल हो जाती। पोर्शिया की इस पूरी बात का आसान खलासा ये है कि मैरिज रिंग कोई आम चीज नहीं, ये वादे और एहतराम की निशानी है। इसको इतनी आसानी से दे देना बीवी के दिल को तोड़ देता है और रिश्ते में शक पैदा कर देता है। एग्जाम के लिए आप यह पॉइंट लिख सकते हैं कि यहां रिंग प्लॉट शुरू होता है और ड्रामेटिक आयरनी भी है क्योंकि ऑडियंस जानती है कि जजेस क्लर्क वाला राज आगे जाकर खुलेगा। और पोर्शिया की लैंग्वेज से उसकी अथॉरिटी और मॉरल कंट्रोल साफ नजर आती है। अब हम बिल्कुल उस लम्हे पर हैं जहां बात ग्राटियानो और नेरिसा के रिंग झगड़े से निकलकर सीधी बसानियो और पोर्शिया तक आ रही है। पोर्शिया अब घर में मोरल कंट्रोल में है और बसानियो अपने अंदर ही अंदर घबरा रहा है। Bassanio, decide why I were best to cut my left hand off and swear I lost the ring defending it. यहाँ इस आईडी का मतलब है बसानियो, ये बात चुपके से अपने आप से कर रहा है, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं। Why I were best यानी मेरे लिए तो बेहतर यही है। Defending it यानी रिंग को बचाते हुए, उसकी हिफाजत करते हुए। मतलब
बासानियो अपने दिल में कह रहा है कि मैं तो बेहतर यही करूं कि अपना लेफ्ट हैंड काट दूं और कसम खा दूं कि मैंने रिंग उसी को बचाते हुए गुमा दी थी ताकि असल बात सामने न आए। Gratiano, my lord Bassanio gave his ring away unto the judge that begged it, and indeed deserved it too. And then the boy, his clerk, that took some pains in writing he begged mine, and neither man nor master would take aught but the two rings. Gratiano अब सबके सामने बात खोल देता है और कॉन्फ्लिक्ट को और बड़ा कर देता है। बेग्ड यानी मांगा, डिजर्व्ड इट यानी उसके लायक था, उसने इतना काम किया था कि रिंग लेना उसको ठीक लगा। टुक सम पेन्स इन राइटिंग यानी लिखने में मेहनत की, कागजी काम में तकलीफ उठाई। ऑट यानी कुछ भी, मतलब वो कह रहा है कि बासानियो ने अपनी रिंग जज को दे दी, जिसने मांगी भी और जिसने वाकई काम भी ऐसा किया था, और फिर उस जज के क्लर्क ने जिसने लिखने में मेहनत की थी, उसने मेरी रिंग मांग ली और दोनों में से किसी ने भी रिंग्स के अलावा कुछ कबूल नहीं किया। Portia, what ring gave you, my lord? Not that I hope which you received of me. Portia अब सीधा सवाल कर रही है और बात को अपने और बसानियों के रिश्ते पर ले आती है। मतलब पोर्शिया कहती है, आपने कौन सी रिंग दी मेरे शौहर? मैं उम्मीद करती हूं वो वाली नहीं जो आपने मुझसे ली थी। Bassanio, if I could add a lie unto a fault, I would deny it, but you see my finger. Hath not the ring upon it, it is gone. Add a lie unto a fault, यानी एक गलती के ऊपर और झूठ भी जोड़ देना। Deny it यानी इनकार कर देना। Hath not यानी नहीं है पुराना अंदाज। मतलब बसानियो कहता है अगर मैं अपनी गलती के साथ झूठ भी मिला सकता तो मैं इनकार कर देता, लेकिन आप देख रही हैं मेरी उंगली में रिंग है ही नहीं, वो जा चुकी है। Portia, even so void is your false heart of truth. By heaven I will ne'er come in your bed until I see the ring. Void यानी खाली, false heart यानी बेवफा दिल यानी सच्चाई से खाली दिल। By heaven यानी खुदा की कसम के अंदाज में, ne'er come in your bed यानी मैं तुम्हारे साथ बस्तर में नहीं आऊंगी, यानी मैं तुम्हारे साथ मियाँ बीवी वाली कुर्बत नहीं करूंगी। मतलब पोर्शिया कहती है जैसे तुम्हारी उंगली रिंग से खाली है वैसे ही तुम्हारा दिल सच्चाई से खाली है। खुदा की कसम, जब तक मैं रिंग न देख लूं मैं तुम्हारे बस्तर में नहीं आऊंगी। Nerissa, nor I in yours, till I again see mine. नेरिसा भी उसी स्ट्रेटजी में पोर्टिया के साथ मिल जाती है। मतलब और मैं भी नहीं जब तक मैं अपनी रिंग दोबारा न देख लूं। Bassanio, sweet Portia, if you did know to whom I gave the ring, if you did know for whom I gave the ring, and would conceive for what I gave the ring, and how unwillingly I left the ring, when naught would be accepted but the ring, you would abate the strength of your displeasure. Bassanio अब बहाने नहीं बल्कि जस्टिफिकेशन दे रहा है, और उसकी बात में रेपिटेशन इसलिए है कि वो पोर्टिया को कायल करना चाहता है। कंसीव यानी समझना, पक्की तरह समझ पाना। अनविलिंगली यानी दिल न चाहते हुए। नॉट वुड बी एक्सेप्टेड बट द रिंग यानी रिंग के अलावा कुछ भी कबूल नहीं किया जा रहा था। अबेटेड द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिस्प्लेजर यानी आपके गुस्से की तेजी कम हो जाना। मतलब बसानियो कहता है प्यारी पोर्टिया, अगर आपको पता हो कि मैंने रिंग किसको दी और किसकी वजह से दी और किस मकसद के लिए दी और मैंने कितनी नापसंदीदगी के साथ दी, और जब रिंग के सिवा कुछ कबूल ही नहीं हो रहा था, तो आपका गुस्सा इतना सख्त न रहता। Portia, if you had known the virtue of the ring, or half her worthiness that gave the ring, or your own honor to contain the ring, you would not then have parted with the ring. Portia गुस्से में बसानियों को समझा रही है कि रिंग की कीमत सिर्फ सोने की नहीं, इसके पीछे रिश्ते की कसम और इज्जत है। वर्च्यू यानी इस रिंग की खास वैल्यू और अहमियत। वर्दीनेस यानी जिसने दिया उसकी कद्र और मकाम। कंटेन यानी रिंग को अपनी हिफाजत में रखना, संभाल कर रखना। मतलब अगर तुम्हें रिंग की अहमियत, देने वाली की कदर और अपनी इज्जत का ख्याल होता तो तुम कभी इस रिंग से अलग ना होते। What man is there so much unreasonable? If you had pleased to have defended it, with any terms of zeal, wanted the modesty, to urge the thing held as a ceremony, Portia अब कहती है अगर तुम सच में रिंग बचाना चाहते तो कोई आदमी इतना बेशर्म ना होता कि इस अमानत जैसी चीज पर जिद करता। अनरीजनेबल यानी बेतुका बेजा दलील वाला। टर्म्स ऑफ जील यानी पूरी संजीदगी और जोर के साथ बात करना, अपनी बात पर डट जाना। वांटेड द मॉडेस्टी यानी शर्म की कमी होना यानी बेहियाई। अर्ज यानी जोर देना, असरार करना। हेल्ड एज अ सेरेमोनी
यानी जिसे अच्छी रस्म, सेक्रेड निशान और रिश्ते की अलामत माना जाता है। सीधी बात पोर्टिया कहती है, अगर तुम रिंग रखने पर डट जाते तो कोई आदमी इस तरह असरार ही ना कर पाता। Nerissa teaches me what to believe. I'll die for it, but some woman had the ring. पोर्शिया अब निरिसा की शक वाली बात को आगे बढ़ाती है। I'll die for it, यानी मैं इस बात पर जान दे दूं, यानी मैं पूरी पक्की हूं। मतलब निरिसा ने मुझे जो शक सिखाया है, मैं उसी पर यकीन कर रही हूं कि रिंग किसी औरत के पास गई है। पोर्शिया की इस पूरी बात का आसान खुलासा यह है कि रिंग एक सेक्रेड प्रॉमिस था। इसे तुमने डिफेंड नहीं किया, इसलिए अब शक पैदा हो गया है कि यह किसी औरत को दी गई, और वो जानबूझकर प्रेशर बढ़ा रही है ताकि सच सामने आए। Bassanio. No, by my honor, madam, by my soul, no woman had it but a civil doctor, which did refuse 3,000 ducats of me, and begged the ring, the which I did deny him, and suffered him to go displeased away, even he that did uphold the very life of my dear friend. What should I say, sweet lady? बासानियो अब कस्में खाकर दफा कर रहा है और कह रहा है कि रिंग किसी औरत के पास नहीं गया। सिविल डॉक्टर यानी सिविल लॉ का वकील टाइप, यानी कानून का पढ़ा हुआ आदमी। डुकेट्स वेनिस की करेंसी है, यानी सिक्के, पैसे। रिफ्यूज 3,000 डुकेट्स, यानी उसने 3,000 डुकेट्स लेने से भी इनकार किया। डिनाई यानी मैंने उसको रिंग देने से इनकार किया। डिस्प्लीज्ड यानी नाराज। अपहोल्ड द वेरी लाइफ, यानी जान बचा लेना, जान को सहारा दे देना। मतलब बासानियो कहता है, कसम मेरी इज्जत की और मेरी रूह की, रिंग किसी औरत को नहीं दी, बल्कि एक सिविल डॉक्टर को दी है, जिसने मुझसे 3,000 डुकैट्स भी नहीं लिए। रिंग मांगी, मैंने पहले इनकार किया और उसे नाराज वापस जाने दिया, हालांकि उसी ने मेरे दोस्त एंटोनियो की जान बचाई थी। तो अब मैं क्या कहता? I was enforced to send it after him. I was beset with shame and courtesy. My honor would not let ingratitude so much besmear it. Pardon me, good lady. Enforced यानी मजबूर किया गया। beset यानी घेर लिया जाना, दबाव में आ जाना। courtesy यानी लिहाज, शाइस्तगी। ingratitude यानी नोशक्री। besmear यानी दागदार कर देना, बदनाम कर देना। मतलब बासानियो कहता है, मैं मजबूर हुआ कि रिंग उसके पीछे भेज दूं। मैं शर्मिंदगी और लिहाज के दबाव में था। मेरी इज्जत मुझे इजाजत नहीं दे रही थी कि मैं इतना नौशुक्रा बनूं कि अपनी इज्जत पर दाग लगा लूं। मैं माफी चाहता हूं। For by these blessed candles of the night, had you been there, I think you would have begged the ring of me to give the worthy doctor. Blessed candles of the night, यानी रात की शमय यानी सतारे। Begged यानी आप भी मुझसे कहती, मांगते। Worthy यानी लायक, इसके काबिल। मतलब बासानियो कहता है, सतारों की कसम, अगर आप वहां होते तो आप खुद मुझसे कहते हैं कि रिंग उस लायक डॉक्टर को दे दो। बासानियो की इस पूरी बात का खुलासा यह है कि उसने रिंग किसी औरत को नहीं दी, बल्कि उस वकील को दी जिसने एंटोनियो की जान बचाई, और उसने शर्मिंदगी और शाइस्तगी में आकर रिंग भेजी ताकि नौशुक्री का दाग न लगे, यानी वो इसे ग्रेटिट्यूड वाली मजबूरी बनाकर पेश कर रहा है। Portia, let not that Dr. Eyre come near my house, since he hath got the jewel that I loved, and that which you did swear to keep for me. पोर्शिया अब धमकी वाली स्ट्रैटेजी लाती है। जूल यानी बहुत कीमती चीज, यहां रिंग। मतलब पोर्शिया कहती है वो डॉक्टर मेरे घर के पास भी ना आए, क्योंकि उसने वो कीमती चीज ले ली जिसे मैं पसंद करती थी और जिसे तुमने कसम खा कर मुझे संभाल कर रखने का वादा किया था। I will become as liberal as you. I'll not deny him anything I have. No, not my body nor my husband's bed. Liberal यानी बहुत ज्यादा देने वाली, बहुत जेनरस। डिनाई यानी इनकार करना। पोर्शिया जिन अल्फाज से धमकी दे रही है उनमें कॉमेडी भी है और प्रेशर भी। मतलब वो कहती है, मैं भी तुम जैसी जेनरस बन जाऊंगी। मैं उसे अपनी चीजों में से किसी चीज से भी इनकार नहीं करूंगी, न अपने जिस्म से, न अपने शोहर के बस्तर से। Know him I shall, I am well sure of it. Lie not a night from home, watch me like Argus. If you do not, if I be left alone. Now by mine honor, which is yet mine own, I'll have that doctor for my bedfellow. Lie not a night from home, यानी एक रात भी घर से बाहर न रहना। Watch me like Argus यानी मुझे आर्गस की तरह वॉच करना। आर्गस कदीम कहानियों में एक मैनी आइड गार्ड माना जाता है, जिसकी आंखें बहुत ज्यादा थीं, इसलिए वो हर वक्त नजर रख सकता था। पोर्शिया का लिंक ये है कि वो कह रही है, मुझे इतनी सख्त निगरानी में रखो कि एक पल का मौका भी ना मिले। बेड फेलो यानी बस्टर का साथी। मतलब पोर्शिया कहती है, मैं उस डॉक्टर को पहचान लूंगी और तुम एक रात भी घर से बाहर न रहना, मुझे आर्गस की तरह वॉच करना
वरना अगर मैं अकेली रह गई तो अपनी इज्जत की कसम मैं उस डॉक्टर को अपने बस्त्र का साथी बना लूंगी। पोर्सिया की इस पूरी बात का खुलासा यह है कि वो रिंग के बदले में जेलसी और फियर पैदा कर रही है ताकि बसानियों को एहसास हो कि रिंग देना कितना सीरियस था। ये धमकी असल में कॉमिक स्ट्रैटेजी भी है और मॉरल लेसन भी। पेपर में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि पोर्टिया का थ्रेट ड्रामेटिक आयरनी पर खड़ा है क्योंकि डॉक्टर असल में वो खुद है और आर्गुस वाला एल्यूजन उसके कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। Nerissa, and I his clerk therefore be well advised how you do leave me to mine own protection। नेरिसा भी उसी अंदाज में कहती है कि मैं उसकी क्लर्क बनूंगी, इसलिए जरा सोच समझकर मुझे अकेला छोड़ना। बी वेल एडवाइज्ड यानी होशियार रहना, एहतियात करना। माइन ओन प्रोटेक्शन यानी मेरी अपनी हिफाजत यानी अकेलेपन में। Gratiano, well do you so let not me take him then, for if I do I'll mar the young clerk's pen। ग्रासियानो मजाह में बात को क्रूड जोक की तरफ ले जाता है। मर यानी खराब कर देना, मतलब वो कहता है ठीक है ऐसा ही करो, फिर क्लर्क मुझे मिल न जाए वरना मैं उसकी कलम खराब कर दूंगा यानी क्लर्क को नुकसान पहुंचाऊंगा। एंटोनियो, आई एम द अनहैप्पी सब्जेक्ट ऑफ दीज क्वारल्स। एंटोनियो कहता है कि इन झगड़ों की बदकिस्मती वाली वजह में हूं। सब्जेक्ट यानी सबब, वजह। पोर्शिया, सर ग्रीव नॉट यू, यू आर वेलकम नॉटविथस्टैंडिंग। पोर्सिया कहती है ए सर, आप गम न करें, इन सब के बावजूद आप खुश आमदीद हैं। नॉटविथस्टैंडिंग यानी इस सब के बावजूद। Bassanio, Portia, forgive me this enforced wrong, and in the hearing of these many friends, I swear to thee, even by thine own fair eyes, wherein I see myself। Bassanio अब माफी मांग रहा है। Enforced wrong यानी वो गलती जिसमें मैं मजबूर हो गया। In the hearing of these many friends यानी इन सब दोस्तों के सामने, मतलब वो कहता है पोर्टिया मुझे माफ कर दो, मैं इन दोस्तों के सामने कसम खाता हूं, तुम्हारी खूबसूरत आंखों की कसम जिनमें मैं अपने आप को देखता हूं। Portia, mark you but that, in both my eyes he doubly sees himself, in each eye one, swear by your double self, and there's an oath of credit। पोर्सिया फौरन उसकी कसम पर पकड़ लेती है। मार्क यू यानी देखो, नोट करो, डबली यानी दोहरा, ओथ ऑफ क्रेडिट यानी बिलीवेबल कसम यानी जिस पर यकीन आ सके। मतलब पोर्सिया कहती है बस इसी बात पर गौर करो, मेरी दोनों आंखों में ये अपने आप को 2 बार देख रहा है, एक एक हर आंख में, तो ये अपने डबल सेल्फ की कसम खा रहा है और ऐसी कसम पर भरोसा कम होता है। Bassanio, nay but hear me, pardon this fault and by my soul I swear I never more will break an oath with thee। Bassanio कहता है नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी गलती माफ कर दो और मैं अपनी रूह की कसम खाता हूं कि मैं दोबारा तुमसे कसम तोड़ूंगा नहीं। Antonio, I once did lend my body for his wealth, which, but for him that had your husband's ring, had quite miscarried, I dare be bound again, my soul upon the forfeit, that your lord will never more break faith advisedly। एंटोनियो अब दोबारा श्योरिटी देता है। lend my body यानी अपनी जान को गिरवी रख देना, यानी अपनी जान दांव पर लगा देना। मिसकैरिड यानी तबाह हो जाना, खत्म हो जाना। आई डेयर बी बाउंड अगेन यानी मैं दोबारा भी जमानत देने को तैयार हूं। माई सोल अपॉन द फॉरफिट यानी अब की बार जुर्माने में मैं अपनी जान नहीं अपनी रूह तक दाव पर लगा दूं। एडवाइजडली यानी जानबूझकर, सोच समझकर। मतलब एंटोनियो कहता है मैंने पहले इसके फायदे के लिए अपनी जान दाव पर लगाई थी, और अगर वो आदमी ना होता जिसके पास आपके शौहर की रिंग थी तो मेरा मामला खत्म हो जाता। अब मैं फिर जमानत देता हूं, अपनी रूह को भी दांव पर रखकर कि आपका शौहर अब जानबूझकर वफादारी नहीं तोड़ेगा। Portia, then you shall be his surety, give him this, and bid him keep it better than the other। पोर्सिया कहती है ठीक है, अब आप उसकी श्योरिटी हैं। बिड यानी कहना, हुक्म देना, मतलब ये रिंग इसे दे दो और कहो कि इसको पहले वाले से बेहतर तरीके से संभाले। Antonio, here Lord Bassanio swear to keep this ring। एंटोनियो रिंग देते हुए कहता है, ए लॉर्ड बसानियो, कसम खाओ कि इस रिंग को संभाल कर रखोगे। By heaven it is the same I gave the doctor। बासानियो घबरा कर कहता है, खुदा की कसम, ये तो वही रिंग है जो मैंने डॉक्टर को दी थी। Portia, I had it of him, pardon me Bassanio, for by this ring the doctor lay with me। पोर्सिया अब कह रही है कि मैंने ये रिंग उसी डॉक्टर से ली है। Pardon me यानी मुझे माफ करो, lay with me यहां बेअदबी वाली बात नहीं बल्कि इल्जाम वाली जोकिंग बात है, ताकि बासानियों को सदमा हो और उसे एहसास हो कि रिंग देना कितना सीरियस था।
मतलब पोर्सिया मजाक के पर्दे में कह रही है कि डॉक्टर ने मुझसे बहुत कुर्बत वाली बात की और इसी वजह से मैंने रिंग वापस ली। Nerissa, and pardon me, my gentle Gratiano, for that same scrubbed boy, the doctor's clerk, in lieu of this last night did lie with me. नेरिसा भी उसी तरह ग्राटियानो को चिढ़ा रही है। स्क्रब्ड बॉय यानी छोटा सा लड़का जिसका जिक्र अभी ग्रेटियानो कर चुका था। इन ल्यू ऑफ यानी इसके बदले में, मतलब नेरिसा कह रही है कि डॉक्टर के क्लर्क ने कल रात इस रिंग के बदले में मुझसे वही कुर्बत वाली बात की। ग्राटियानो, why this is like the mending of highways in summer where the ways are fair enough. What are we cuckolds ere we have deserved it? ग्राटियानो घबराकर अपनी बात को मिसाल में बंधता है। मेंडिंग ऑफ हाईवेज यानी सड़कों की मरम्मत। उसका मतलब यह है कि जब रास्ते अच्छे हों उसी वक्त उनको उखाड़ कर ठीक करना अजीब सा लगता है। वैसे ही ये बात उसको बेवक्त की मुसीबत लग रही है। ककुल्स यानी ऐसे शौहर जिन्हें बीवी धोखा दे दे, और यहां वह डर कर ऐसा समझ रहा है। मतलब क्या हम अभी से धोखा खाने वाले शौहर बन गए जब हमने कोई ऐसी बात की भी नहीं जिसकी सजा मिले? Portia, speak not so grossly, you are all amazed. Here is a letter. Read it at your leisure. It comes from Padua, from Bellario. पोर्सिया फौरन कहती है कि ऐसी गंदी और बेअदब बातें मत करो। ग्रोसली यानी बदतमीजी से बेहिसाब हद तक। अमेज्ड यानी सब हैरान है। एट योर लेजर यानी आराम से, जब चाहो। पादुआ इटली का शहर है जिसे पढ़ाई और कानूनी इल्म के लिए फेमस माना जाता था। बेलारियो यहाँ कानून का बड़ा उस्ताद टाइप इंसान है जिसके नाम से लेटर आ रहा है। मतलब पोर्सिया कहती है, रुको, सब हैरान हो, ये लो एक खत आराम से पढ़ लेना, ये पैडुआ से बेलारियो की तरफ से आया है। There you shall find that Portia was the doctor, Nerissa there her clerk, Lorenzo here. Shall witness I set forth as soon as you, and even but now returned, I have not yet entered my house. पोर्सिया अब सच सामने ला रही है। विटनेस यानी गवाह, सेट फोर्थ यानी रवाना होना, आइवन बट नाउ रिटर्न्ड यानी अभी अभी वापस आई हूं। मतलब उस खत में यह साबित हो जाएगा कि पोर्टिया ही डॉक्टर थी और नेरिसा उसकी क्लर्क थी, और लोरेंजो गवाही देगा कि मैं तुम लोगों के जाते ही निकल गई थी और अभी अभी वापस आई हूं, अभी तक घर के अंदर भी नहीं गई। एंटोनियो, यू आर वेलकम, एंड आई हैव बेटर न्यूज इन स्टोर फॉर यू than you expect. Unseal this letter soon. पोर्सिया एंटोनियो को दोबारा वेलकम करती है और कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर खबर है। इन स्टोर यानी तैयार, मौजूद। अनसील यानी मुहर खोलकर खोलना। मतलब एंटोनियो, आप खुश आमदीद, और जल्दी ये खत खोलो, इसमें तुम्हारे लिए ऐसी खबर है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं। There you shall find 3 of your Argosies are richly come to harbor suddenly. आर्गोसीज यानी बड़े बड़े ताजराना जहाज जिन पर माल लदा हुआ हो। रिचली यानी कीमती सामान के साथ। कम टू हार्बर यानी बंदरगाह में सलामत पहुंच जाना। सडनली यानी अचानक। मतलब उस खत में यह खबर है कि तुम्हारे 3 जहाज कीमती माल के साथ अचानक सलामत बंदरगाह में आ गए हैं। यू शैल नॉट नो बाय व्हाट स्ट्रेंज एक्सीडेंट आई चांस्ड ऑन दिस लेटर। स्ट्रेंज एक्सीडेंट यानी अजीब सा इत्तिफाक। आई चांस्ड ऑन यानी मुझे इत्तिफाक से मिल गया। मतलब पोर्शिया कहती है, मैं ये नहीं बताऊंगी कि मुझे ये खत किस अजीब इत्तिफाक से मिला। पोर्शिया की इस पूरी लंबी बात का आसान खलासा ये है कि वो अब जोक वाला इल्जाम बंद करके साबित कर देती है कि डॉक्टर और क्लर्क असल में वो खुद और नेरिसा थी, और साथ ही एंटोनियो को बहुत बड़ी खुशखबरी दे देती है कि उसके जहाज सलामत आ गए हैं। एंटोनियो, आई एम डम। एंटोनियो कहता है, मैं तो गूंगा हो गया, यानी हैरत से बोल नहीं पा रहा। मतलब वो सदमे और खुशी में सुन हो गया। बसानियो, वर यू द डॉक्टर एंड आई न्यू यू नॉट? बासानियो हैरान होकर पूछता है, क्या तुम ही डॉक्टर थी और मैं पहचान ही न सका? मतलब उसे अपनी गलती और अपनी बेसमझी दोनों का एहसास हो रहा है। ग्राटियानो, वर यू द क्लर्क दैट इज टू मेक मी ककोल्ड? ग्राटियानो भी जोक के साथ पूछता है, क्या तुम वो क्लर्क थी जिससे मैं धोखा खाने वाला शोहर बन जाता? मतलब वो अब भी हंसी में अपना डर निकाल रहा है। Nerissa, I but the clerk that never means to do it unless he live until he be a man. नेरिसा हंसते हुए कहती है, हाँ, लेकिन वो क्लर्क ऐसा करने का इरादा कभी नहीं रखता जब तक वो जिंदा रहकर मर्द न बन जाए। मतलब यानी वो फिर से उसी बियर्ड वाले जोक को वापस ला रही है कि क्लर्क तो औरत थी, मर्द बनना नामुमकिन सा है। बसानियो, Sweet doctor, you shall be my bedfellow. When I am absent, then lie with my wife.
बसानियो अब तंज में जोक कर रहा है। बेड फेलो यानी बस्टर का साथी, मतलब ए प्यारी डॉक्टर, तुम मेरे बस्टर की साथी बन जाओ और जब मैं ना हूं तो मेरी बीवी के पास सो जाओ, यानी वो अब पलटकर उसी जोक को हंसी में बदल रहा है। एंटोनियो, स्वीट लेडी, यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग, for here I read for certain that my ships are safely come to road। एंटोनियो पोर्सिया को शुक्रिया कर रहा है। लाइफ एंड लिविंग यानी जान भी और रोजी भी, कम टू रोड यानी बंदरगाह के पास सेफ जगह पर लंगर अंदाज हो जाना, सलामत पहुंच जाना। मतलब एंटोनियो कहता है आपने मुझे जिंदगी भी दी और कमाने का जरिया भी, क्योंकि इस खत से पक्का पता चल रहा है कि मेरे जहाज सलामत पहुंच चुके हैं। पोर्शिया, हाउ नाउ लोरेंजो, माई क्लर्क हैथ सम गुड कम्फर्ट्स टू फॉर यू। पोर्सिया अब लोरेंजो को बुलाकर कहती है कि मेरे क्लर्क के पास तुम्हारे लिए भी अच्छी खबरें हैं। कम्फर्ट्स यानी खुश करने वाली बातें, तसल्ली वाली खबरें। मतलब लोरेंजो, तुम्हारे लिए भी फायदा वाली खबर है। Nerissa, hi, and I'll give them him without a fee. There do I give to you and Jessica, from the rich Jew, a special deed of gift, after his death of all he dies possessed of. Nerissa कहती है हाँ, और मैं ये खबर उसको बगैर फेस के दे दूंगी, विदाउट अ फी यानी बगैर मजदूरी के। डीड ऑफ गिफ्ट यानी कानूनी कागज जिससे मिल्कियत मुंतकिल हो। आफ्टर हिज डेथ यानी उसके मरने के बाद। ऑफ ऑल ही डाइज पोजेस्ड ऑफ यानी जो कुछ उसके पास वक्त मौत होगा। रिच जू से मुराद जेसिका के बाप वाला मामला है, यानी उसकी जायदाद की कानूनी तब्दीली। मतलब नेरिसा कहती है मैं लोरेंजो और जेसिका को एक खास डीड दे रही हूं, जिसके मुताबिक उस मालदार आदमी के मरने के बाद उसकी सारी मिल्कियत इनको मिल जाएगी। लोरेंजो, फेयर लेडीज, यू ड्रॉप मैनर इन द वे ऑफ स्टार्व्ड पीपल। लोरेंजो कहता है तुम दोनों तो भूखे लोगों के रास्ते में मना गिरा देती हो। मन्ना बाइबल की कहानी में वो आसमानी खाना था जो बियाबान में बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ से मिला था। मतलब यानी तुमने हमें अचानक ऐसी नेमत दे दी जिसकी हमने उम्मीद नहीं की थी। पोर्शिया, इट इज ऑलमोस्ट मॉर्निंग and yet I am sure you are not satisfied. Of these events at full, let us go in. Hand charges there upon intergatories, and we will answer all things faithfully. पोर्सिया कहती है सुबह करीब है, लेकिन मैं जानती हूं तुम्हें अभी पूरी बातें नहीं समझ आएं। Satisfied यानी मुतमईन। Events at full यानी सारे वाकयात पूरी तरह। Intergatories यानी सवालात पूछगछ। Faithfully यानी सच्चाई से। मतलब चलो अंदर चलते हैं, तुम जो मर्जी सवाल पूछना हम सबका सच्चाई से जवाब देंगे। Gratiano, let it be so. The first interrogatory that my Nerissa shall be sworn on is whether till the next night she had rather stay or go to bed now, being 2 hours today. But were the day come, I should wish it dark, that I were couching with the doctor's clerk. Well, while I live, I'll fear no other thing, so sore as keeping safe Nerissa's ring. Graciano आखिर में फिर जोक करके सीन को कॉमेडी पर बंद कर रहा है। Sworn on यानी कसम खाकर जवाब देना। 2 hours today यानी दिन होने में बस 2 घंटे रह गए। काउचिंग यानी बस्तर में लेटना। मतलब वो कहता है पहला सवाल ये होगा कि नेरिसा अभी बस्तर में जाना चाहती है या अगली रात तक रुकना। और वो हंसी में ये भी कहता है काश दिन आ जाए तो अंधेरा हो, ताकि वो डॉक्टर की क्लर्क के साथ लेटा हो, यानी पूरे मामले की हंसी उड़ा रहा है। फिर आखिर में वो सीरियस नतीजा निकालता है कि अब मैं जिंदगी में किसी चीज से इतना नहीं डरूंगा जितना नेरिसा की रिंग को महफूज रखने से डरूंगा। एक्सेंट। सब लोग अब चले जाते हैं, यानी सीन खत्म। इस एंडिंग में रिंग का लेसन भी लॉक हो गया और सब मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई। इसी को कॉमेडी का डिन्यूमेंट कह सकते हैं।